हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी क्लास सिक्स्थ, जिसमें हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम ये फोर्थ चैप्टर है उसका, मेजर डोमेन ऑफ अर्थ। तो इसमें जो अर्थ के मेजर डोमेन्स हैं उससे रिलेटेड ही बात की गई है। तो हम यहाँ पे हर जो चैप्टर है वो एक समरी फॉर्म है, क्योंकि हर एक एक चीज़ को बोलना तो आप बुक में भी देख लेंगे, लेकिन उसको समराइज्ड फॉर्म में वह हम यहाँ हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले मेजर डोमेन अर्थ ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो अर्थ के मेजर डोमेन में आते हैं, जैसे आपका है ये लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर आया, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है और बायोस्फीयर। ठीक है, ये चार चीज़ें टर्म आपको पता होनी। तो जो लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर आपका रिलेटेड होता है जो सॉलिड पोर्शन होता है, जो अर्थ का सॉलिड पोर्शन है, सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ से रिलेटेड होता है लिथोस्फीयर, जिसमें हम रहते हैं, मतलब जो रहने मतलब जमीन, अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो वो होता है लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर से तो पता ही, आपको सबको पता है कि लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर कैसे है। तो एटमॉस्फेयर मतलब जो गैसियस लेयर है, जो हमारे अर्थ की गैसियस लेयर है जिससे अर्थ सराउंडेड है, तो उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। सेम एज हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर जो हमारा है वो जितना भी पानी वाला एरिया है, वाटर वाला एरिया, मतलब समुद्र, झरने, झील, तालाब, नहरें, तो ये सब हाइड्रोस्फीयर का एक पार्ट होता है। और बायोस्फीयर जो टर्म बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर समेशन होता है इन सारे पार्ट्स का, मतलब इट इज अ समेशन ऑफ ऑल, समेशन ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। कोई बार चार्ट में कभी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको दे दिया जाएगा एक बार चार्ट दे दिया जाएगा, उसमें बोल दिया जाएगा कि लिथोस्फीयर ऐसे बना दिया जाएगा, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, अब कुछ कुछ में अलग अलग रहेंगे। तो जो बायोस्फीयर है वो इन सब से ही मिलके बना होता है। बायोस्फीयर टर्म, ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन बायोस्फीयर इनका कॉम्बिनेशन है। जब भी कॉम्बिनेशन में होगा तभी वो बायोस्फीयर कहलाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इसके अलावा जब हम चलते हैं तो काफ़ी और पूछ लिया जाता है कि इनके ओरिजिन, जो वर्ड हैं इनके ओरिजिन्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो हमारा लिथोस है वो किसका है? लिथोस्फीयर का है। ठीक है, तो लिथोस्फीयर का है, तो लिथोस्फीयर में लिथोस्फीयर किस चीज़ का था? अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट मतलब जो जमीन मतलब स्टोन। तो इसको याद रख सकते हैं, वो लिथोस जो होता है इसका मतलब होता है स्टोन। तो इसीलिए जो अर्थ क्रस्ट वाला एरिया उसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। सेम एज एटमॉस, मतलब ये किसका है? एटमॉस्फेयर के लिए लिया गया था एटमॉस वर्ड से, तो उसका मतलब होता है वेपर। वेपर मतलब एयर, ये सब में आ जाता है। उसके बाद जैसे ह्यूडो है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर तो ये आता है ह्यूडर, ग्रीक वर्ड है ह्यूडर, उससे ये बना होता है। उसके बाद लास्ट है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर के लिए बायोस, तो ये ग्रीक वर्ड हमेशा याद है, लिथोस्फीयर, लिथोस, एटमॉस, ह्यूडर और बायोस। ठीक है, तो ये बायोस का मतलब लाइफ, लाइफ मतलब लाइफ जब इन सारी सारी तीनों चीज़ें होंगी, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, तभी लाइफ एग्जिस्ट करेगी। अब कुछ फैक्चुअल टर्म्स हैं, जैसे इनको नोट फॉर्म में आप नोट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट मैन जो उसमें माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे वो कौन थे? तो फर्स्ट मैन थे एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा। ठीक है, तो इनको आप हिलरी और शेरपा, हिलरी शेरपा नाम से याद रख सकते हैं, HS। माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले जाने वाले लोग हिलरी शेरपा थे। तो हिलरी ब्रिटेन के थे और शेरपा इंडिया के थे। और इन्होंने कब माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे? ये चढ़े थे 29 मई 1953, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके 5 साल में पहुंच गए थे ये माउंट एवरेस्ट पे। तो इसको याद रखिएगा 29 में, जो जितना भी ये होता है सारा मई के आसपास में ही लोग एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, क्योंकि उसमें वहाँ पे ठंडक कम होती है, वहाँ पे बर्फ़ थोड़ी पिघली होती है। तो 29 मई 1953 को सबसे पहले चढ़े थे। उसके अलावा ये चढ़े थे क्या बोलते हैं, सबसे, ये तो फर्स्ट मैन हो गया। फर्स्ट वीमेन की बात होती है, तो सबसे फर्स्ट वीमेन थी ताबेई, जुनको ताबेई, ये जापान की थी। ये 16 मई 1975 में चढ़ी थी। 16 मई 1975, मतलब
सबसे पहले लोग चढ़े थे 29 मई 1953। उसके बाद पहली वीमेन चढ़ी थी 1975 में, 16 मई 1975, जिनको ताबेई। और इंडिया से सबसे पहले कौन चढ़ी थी? बचेंद्री पाल, 23 मई 1984 को सबसे पहले चढ़ी थी। बात आती है कि एवरेस्ट और या इन सबसे रिलेटेड अगर बात करते हैं तो एवरेस्ट की हमारी हाइट है 8848 मीटर। ये पता भी होता है लेकिन लोग एक्चुअली ज़्यादातर लोग कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन सबसे जो ऊंची चोटी, सबसे हाईएस्ट पीक एवरेस्ट है 8848 मीटर। लेकिन ये इसलिए इस एक टर्म याद रखिए कि जो एवरेस्ट है वो लिथोस्फीयर पे सबसे ऊंची चोटी है, लिथोस्फीयर पे। लेकिन अगर ओवरऑल माना जाए कि हमारा ओवरऑल अर्थ पे सबसे हाईएस्ट पीक किसकी है, तो वो है मैरियाना ट्रेंच। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो मैरियाना ट्रेंच थी, तो मैरियाना ट्रेंच का सबसे हाईएस्ट पीक मैरियाना ट्रेंच की 11,022 मीटर, जो पैसिफिक ओशियन में। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। इस टर्म से याद करने वाले ही आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको खुद याद आ जाएगा। एक वीडियो देख लेंगे आप ये 2-3 बार सेम चीज़, तो आप ये वाला तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैरियाना ट्रेंच सबसे हाईएस्ट पीक है ओवरऑल अर्थ, 11,022 मीटर। लेकिन जनरली जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, हर जगह यही पढ़ते हैं कि एवरेज सबसे ऊंची चोटी है 8848। ठीक है, लेकिन ये मैरियाना ट्रेंच है किसमें? पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और जो हमने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि जो हमारा समर सॉलिसाइड, विंटर सॉलिसाइड, स्प्रिंग, ऑटम, ये डिसाइड किस हिसाब से होता है? ये हमेशा हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है जनरली उसके मौसम के हिसाब से डिसाइड होता है, क्योंकि जो हमारा ग्रेटर पार्ट है अपना अर्थ का, लैंड मास का, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। इसी वजह से अपना सारा हर चीज़ उसके हिसाब से लाई किया जाता है। अब नेक्स्ट हम कंटिनेंट्स पे आते हैं, एक एक करके आएंगे और इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है, जैसे कुछ चीज़ें ये आपके पास आपको याद हो जाए। इसके आगे एनसीईआरटी में और चैप्टर्स में इन चीज़ों को और एलेबोरेट फॉर्म में है, लेकिन यहाँ बेसिक से स्टार्ट होता है ना, तो धीमे धीमे चीज़ें आपको याद होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। एशिया की बात करते हैं तो एशिया क्या है? सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है। एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड ऑन द अर्थ। ठीक है, लार्जेस्ट कंटिनेंट है, 1/3 ऑफ द टोटल लैंड अर्थ पे कवर करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वहाँ पढ़े ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो यहाँ से देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसमें? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अभी हम बात की मैक्सिमम जो लैंड मास है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है, तो इसी से क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया से पास होता है। जो एशिया और यूरोप को सेपरेट करने के लिए अरल माउंटेन है वेस्ट में अरल माउंटेन है, जो एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है। एशिया यूरोप को सेपरेट करने के लिए अरल माउंटेन है, वो अपना है। ठीक है, और एशिया जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे, मतलब अगर हेमिस्फीयर को 4 पार्ट में देखें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो अगर ऐसे कुछ है तो जो हमारा एशिया है वो ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में लाई करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंट्री में बात करते हैं यूरोप क्या है? यूरोप इज द स्मॉलर देन एशिया। इससे स्मॉलर होगी, जब स्मॉलर को बोल दिया बिग है, उससे स्मॉलर ही है। ये एशिया के वेस्ट में लाई करता है, अभी ऊपर वाले हमने क्लियर ही कर दिया। और यूरोप जैसे उसमें पड़ा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, आर्कटिक, एंटार्क्टिक। तो अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, इसलिए तो आर्कटिक सर्कल पास होता है यूरोप से। आर्कटिक सर्कल यूरोप से पास होता है, और यूरोप जो है हमारा वो 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। इसकी 3 साइड से वाटर बॉडीज हैं। नेक्स्ट कंटिनेंट पे आते हैं। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, ब्रीफ ही है एक तरह से, जिससे आपको याद हो जाएगा क्या किसमें क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट है अफ्रीका को सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट बोलते हैं। सबसे पहला एशिया है और सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है अफ्रीका। तो और इसमें जो इक्वेटर है, अफ्रीका में इक्वेटर या जिसको 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, वो मिडल्स, मतलब जो अफ्रीका है अपना ये ऐसे उसके लगभग मिडल से होकर जाती है। इक्वेटर जो है वो बिल्कुल कंटिनेंट के मिडल से होकर जाती है।
नेक्स्ट क्या है, इट्स लार्जेस्ट पार्ट लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वो तो सबके लिए आप बोल सकते हैं, नॉर्दर्न मैक्सिमम के लिए, सबके लिए नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी नहीं बोल सकते हैं, तो मैक्सिमम के लिए आप बोल सकते हैं लार्जेस्ट पार्ट लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और एक चीज़ और कि ऐसा कौन सा कंटिनेंट जैसे तीनों क्या तीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर पास होती हैं, तो वो अफ्रीका है। अफ्रीका में तीनों जो हमारे लेटीट्यूड्स हैं वो तीनों पास होते हैं, तीनों पास होते हैं, ठीक है। सो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजर्ट सहारा डिजर्ट अफ्रीका में लोकेट है। ये अफ्रीका मतलब लैंड लॉक नहीं है, ये चारों तरफ से ओशन या सीज से बाउंडेड है, ठीक है। तो ये लैंड लॉक्ड कंटिनेंट नहीं है, लैंड लॉक्ड कंट्री तो बात ही नहीं, अभी कंटिनेंट की बात चली, ठीक है। और वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर जो है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, वो है नील रिवर। नील रिवर है वो अफ्रीका के से होके जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट कंटिनेंट पे आते हैं, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट, पहला एशिया, फिर अफ्रीका, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। जो नॉर्थ अमेरिका है वो और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका स्ट्यूमस ऑफ पनामा, ठीक है, एक स्ट्रिप है, नॉर्थ स्ट्रिप, इसी से लिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका स्ट्यूमस ऑफ पनामा, ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं ट्रिकी। तो स्ट्यूमस ऑफ पनामा, या एक नैरो लिख देगा, अ नैरो स्ट्रिप दैट इज कॉल्ड स्ट्यूमस ऑफ पनामा लिंक टू विच ऑफ दोज कंटिनेंट, हो सकता है बोलते हैं अफ्रीका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो आंसर उसका है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। नेक्स्ट है जो अपना नॉर्थ अमेरिका है वो कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब जो नॉर्थ और वेस्ट इस वाले पोर्शन में ही कम्प्लीटली लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और नॉर्थ अमेरिका तीनों साइड से कंटिनेंट से थ्री ओशन सराउंडेड दिस कंटिनेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका भी तो देखा, स्ट्रीमर्स ऑफ पनामा, ठीक है, नैरो स्ट्रिप, तो याद रखिएगा ये हमेशा, उससे कनेक्ट हो एक लाइन, तो ये हो गया, ये मोस्टली लाई इन साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट माउंटेन है एंडस, जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट, इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो नॉर्थ टू साउथ जाता है, नॉर्थ साउथ, वो साउथ अमेरिका में ही लाई करता है। और वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेजोन भी लाई करती है साउथ अमेरिका में। तो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो स्ट्रीम्स ऑफ पनामा, दूसरा सबसे वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ एंडस वैली लाइज कहाँ होती है, वो साउथ अमेरिका में। और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर वो भी कहाँ पे है, अमेजोन में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट कंटिनेंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है, इट इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट इन ऑल अदर, इन रिस्पेक्ट टू ऑल अदर कंटिनेंट। नेक्स्ट है, इट इज इंटायरली इन साउदर्न हेमिस्फीयर। ये तो आपको वैसे याद हो जाएगा कि जैसे साउथ अफ्रीका है, यहाँ इंडिया, ये कहीं पे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो यहाँ पास होता है तो मतलब याद, एक पॉइंट आपको याद ही हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में हमेशा साउदर्न हेमिस्फीयर अप्लाई करता है। ये चारों तरफ से इस ओशन और सी से ढका घिरा होता है, और इसको एक आइलैंड कंटिनेंट बोलते हैं। सिर्फ एक मात्र कंटिनेंट जो चारों तरफ से लगभग, ये आइलैंड है, आइलैंड कंटिनेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है ये कंप्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर पे है, ठीक है। अंटार्कटिका साउदर्न हेमिस्फीयर, कंप्लीट साउदर्न हेमिस्फीयर पे, और इट इज लार्जर देन यूरोप प्लस ऑस्ट्रेलिया। मतलब अगर इसको देखा जाए तो ये 4th नंबर पे आता है। पहले पे है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका या अंटार्कटिका में, इन दोनों में से कोई एक आता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो इट इज़ लार्जर देन यूरोप प्लस ऑस्ट्रेलिया के एरिया से ज़्यादा है। और साउथ पोल, इसी एक चीज़, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो साउथ पोल है इसमें ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कंटिनेंट लाई करता है। मतलब ये अगर ये अर्थ है,
ये साउथ पोल है, तो ये करीब ऐसे पूरा घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसके सेंटर पे लाई करता है, जो अंटार्कटिका के सेंटर पे साउथ पोल लाई करता है, और यहाँ पे परमानेंटली ये आइस शीट से ढका हुआ था। और अगर हम लोग अपने इंडिया के नज़रिए से देखा जाए तो यहाँ पे दो रिसर्च स्टेशन है इंडिया के, एक मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो ये हमारा हो गया लिथोस्फीयर से रिलेटेड बात हो गई। अब हम आते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर पे हम जब आते हैं तो हाइड्रोस्फीयर पे कुछ कुछ टर्म्स हैं, जैसे आपका कि जो हमारा ओशन है वो 97.2% ऑफ अर्थ is covered with ocean, 0.03% fresh water and remaining 2.77 stored in ice sheet and ground water, जो फ्रेश वाटर, ठीक है। और अब ये तो हो गया हाइड्रोस्फीयर में जो मेन की ओशन और क्या 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 किस पार्ट में होता है। अब ओशन पे हम बात करते हैं कि हाइड्रोस्फीयर की बात हो रही है, मतलब वाटर की बात हो रही है, तो ओशन की बात तो हमको करना स्वाभाविक है। तो अभी ओशन की बात करते हैं तो ओशन के मेनली 3 चीफ मूवमेंट्स होते हैं, या तो ओशन में टाइड्स आएगा, या वेव्स आएंगे, या ओशन करंट्स आएंगे। तो ये 3 चीज ही मूवमेंट्स होते हैं, या तो उसमें टाइड्स आएंगे, लो टाइड, हाई टाइड्स, या वेव्स होंगी, वेव्स काफ़ी बड़ी बड़ी भी होती हैं, या ओशन करंट्स। ये 3 चीज के अलावा और होते हैं कुछ कुछ मूवमेंट, लेकिन ये मेन चीफ मूवमेंट्स हैं। अब मेजर ओशंस कौन कौन से? मेजर ओशन है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैसिफिक ओशन का। तो पैसिफिक ओशन क्या है? जैसे वहाँ पे एशिया सबसे बड़ा कंटिनेंट था, वैसे यहाँ पे पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन है। लार्जेस्ट ओशन इज द पैसिफिक ओशन। ये 1/3 ऑफ द अर्थ, 1/3 ऑफ द अर्थ जो है वो पैसिफिक ओशन है उसमें, ठीक है। मैरीन ट्रेंच की हमने बात ही की थी, वो किसमें लाई करता था? पैसिफिक ओशन में। अब ये शेप, जब आप अपना एटलस देखेंगे तो उसमें वर्ल्ड मैप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो पैसिफिक ओशन है उसका शेप सर्कुलर है लगभग, मतलब एक्चुअल पूरा सर्कुलर नहीं है, उसको मान लेते हैं टेढ़ा मेढ़ा इस टाइप में, उसको मान लेते हैं कि वो एक तरह से सर्कुलर शेप में है। अब पैसिफिक ओशन से जुड़े कौन कौन से कंटिनेंट हैं? तो उसमें कंटिनेंट जुड़े एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये सब उससे अटैच्ड है, ठीक है, पैसिफिक ओशन से। और नेक्स्ट है आपका, ब्रीफ ही है, इसको आप देखते जाइए, धीमे धीमे याद भी करते हैं, 2-3 बार सुनेंगे तो आपको खुद याद हो जाएगा। नेक्स्ट है अटलांटिक ओशन। अब पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन, सेकंड नंबर पर ओशन सबसे बड़ा आता है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन का शेप एस शेप है, शेप जरूर याद रखिएगा, शेप भी आते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सा एस शेप ओशन, कौन सा एस शेप ओशन। अटलांटिक ओशन सर्कुलर शेप ओशन कौन सा है? वो पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर ही बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन हो गया। अब नेक्स्ट है इसी में, इट इज फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन ईस्टर्न साइड। जो ये एस कब ऐसे ये बात हो रही है ऐसे, ये ऐसे, तो इस पार्ट और इस पार्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो वेस्टर्न साइड में नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका और ईस्टर्न साइड में यूरोप एंड अफ्रीका, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन ऐसे होता है। कोस्ट लाइन इसका हाईली इंडेंटेड होता है। सबसे बिजिएस्ट ओशन अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन इज द बिजिएस्ट ओशन, ठीक है, इन कंपेयर टू ऑल। ड्यू टू इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर एंड पोर्ट। मतलब ऐसे और जो ओशन है उसमें लोगों ने, जो और कंट्रीज हैं, कई कंट्रीज में उन्होंने अपने आर्टिफिशियल हार्बर्स बनाए, लेकिन ड्यू टू इरेगुलरिटी इन अटलांटिक ओशन लोगों ने, मतलब जो कंट्रीज हैं उन्होंने एक नहीं था नेचुरल हार्बर या नेचुरल पोर्ट खुद ही पा गए, मतलब उनको उसके लिए बनाना नहीं पड़ा, वो सेफ हो गया उनका उस मामले में, ठीक है। तो ये हो गया अटलांटिक ओशन की बात हो गई। नेक्स्ट ओशन है अपने कंट्री का ओशन, इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन का शेप ट्रायंगुलर है, इंडियन ओशन का शेप ट्रायंगुलर शेप है, तो ये शेप जरूर याद रखिएगा। और इट इज बाउंडेड बाय एशिया इन द वेस्ट एंड अफ्रीका इन द ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है
आर्कटिक ओशन, ठीक है, आर्कटिक ओशन। तो आर्कटिक ओशन से नाम पता चल रहा है आर्कटिक, आर्कटिक मतलब आर्कटिक सर्कल से होगा। तो आर्कटिक ओशन ये पूरा बाउंड होता है आर्कटिक सर्कल से ही बाउंड है इसका पूरा सिस्टम। इट इज सराउंडेड बाय नॉर्थ पोल। साउथ पोल में कौन था? एंटार्क्टिका, ठीक है। साउथ पोल में कौन था? साउथ पोल में जिससे हमने पहले पढ़ा था, साउथ पोल में कौन सा था? एंटार्क्टिका था। यहाँ पे क्या है? आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन में क्या है? नॉर्थ पोल, ठीक है। कनेक्टेड विद पैसिफिक ओशन बाय ए नैरो स्ट्रिप ऑफ सैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट याद रखिएगा। बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट आर्कटिक ओशन टू पैसिफिक ओशन। बेरिंग स्ट्रेट join या connect Pacific Ocean to Arctic Ocean। नेक्स्ट इसमें क्या? इट इज बाउंडेड बाय नॉर्दर्न कोस्ट लाइन ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, ठीक है। तो ये चीजें ओशन की हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो हमने बायोस्फीयर के दो टर्म पढ़ लिए, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। अब हम आते हैं नेक्स्ट उसके एटमॉस्फेयर पे। तो एटमॉस्फेयर जो है वो हमारा एक्सटेंड होता है 1600 किलोमीटर तक। एटमॉस्फेयर हाइट जो है एटमॉस्फेयर है वो अप टू हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर एक्सटेंड है, ठीक है। अब अपने एटमॉस्फेयर में कंटेंट क्या क्या है? 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, रिमेनिंग 1% में जो रिमेनिंग गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और ऐसे करके कई हीलियम, ठीक है, ऐसे करके हाइड्रोजन, तो ये सब रिमेनिंग 7% में कंटेन होती है, ठीक है। अब कौन कौन सी गैसेस किस किस काम में जनरली यूज होती हैं? जैसे अपना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ब्रीथ के लिए जरूरी होती है, हम सांस लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट्स नीड इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट अब लोग लगता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या जरूरत है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत है क्योंकि जब तक पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे नहीं तब तक वो ऑक्सीजन बनाएंगे कैसे, ऑक्सीजन कैसे देंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड की नीड भी बहुत है। इसके अलावा ये अर्थ से हीट इट एब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय अर्थ, जो अर्थ हमारी हीट रेडिएट करती है इसको एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हमारा प्लैनेट वार्म रहता है। अदरवाइज अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, ठीक है, तो अर्थ जो हीट रेडिएट करी वापस चला जाए, वापस चली जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आइस हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा तो मतलब फिर जो नहीं होता पहले पढ़ता आइस एज वाला एरा फिर से आ जाएगा, ठीक है। इसलिए CO2 की रिक्वायर्ड जरूरी है, ठीक। तो कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट, मतलब डेंसिटी इज वेरीज विद हाइट, ठीक। डेंसिटी ऑफ वेरीज विद हाइट जो डेंसिटी है वो सी लेवल पे मैक्सिमम होती है और डिक्रीजेज रैपिडली एज गो अप। सी लेवल पे सबसे मैक्सिमम डेंसिटी होती है, ठीक है, एयर डेंसिटी। और जैसे जैसे हम ऊपर चले, मतलब जैसे जैसे हम जमीन पे आते हैं और जैसे हाइट बढ़ती आती है सी लेवल से बढ़ती आती है, आप हमेशा स्टेशन ऑफ देखते होंगे इतना MSL मीन सी लेवल, ठीक है। तो मतलब सी लेवल से इतना ऊपर है, तो हम जैसे ऊपर हाइट बढ़ती आएगी तो वहाँ पे डेंसिटी कम होती है, एयर की डेंसिटी कम होती है एटमॉस्फेयर की। और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे टेम्परेचर कम होगा। इसके अलावा एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये हमेशा याद रखिएगा। एयर जो है मूव करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। और एटमॉस्फेयर को आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ प्रेस बेल आइकन, जिससे हम अपने नए वीडियो अपलोड करें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बेझिझक लिख सकते हैं, और आपको को किसी भी तरह की कोई नीड हो रिलेटेड एकेडमिक कि क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक्स, ठीक है। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माय वीडियो। थैंक यू।